गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जो विश्व के विभिन्न जो समाजशास्त्री थे उनका अध्ययन किया था। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में। जैसा कि आप प्रथम भाग की पाठ्य पुस्तक समाजशास्त्र परिचय के पहले अध्याय में देखा कि यूरोपियन संदर्भ में भी ये विषय काफ़ी नया है, जिसकी स्थापना लगभग 100 वर्ष पहले की गई। भारत में समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सोच विचार 100 वर्षों से भी कुछ पुराना है, लेकिन विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई। अर्थात समाजशास्त्र की जो शिक्षा है वो 1919 से बम्बई विश्वविद्यालय से शुरू की गई थी। सन 1920 में 2 अन्य विश्वविद्यालय, एक है कलकत्ता और दूसरा लखनऊ, यहाँ भी समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में शिक्षण तथा शोध कार्य प्रारंभ हुए। यहाँ पर भी जो समाजशास्त्र था उसका अध्ययन चालू हो गया। आज प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक मानव विभाग तथा मानव विज्ञान विभाग है, और ज़्यादातर इनमें से एक से अधिक का प्रतिनिधित्व होता है। अर्थात इन सभी जो विषय हैं इनका अध्यापन करवाया जाता है। अन्य कई संस्थापित विषयों की तरह ही आजकल समाजशास्त्र को भी भारत में स्वीकारा जाता है, लेकिन ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था। अपने प्रारंभिक काल में ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि भारतीय समाजशास्त्र का प्रारूप क्या है तथा कैसा होगा, और क्या वास्तव में भारत को समाजशास्त्र जैसे विषय की आवश्यकता थी भी या नहीं। 20वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में जिन लोगों ने इस विषय में रुचि दिखाई, उन्हें यह स्वयं तय करना था कि भारत में उसकी क्या भूमिका रहेगी। अर्थात भारत में जो समाजशास्त्र विषय है इसकी क्या भूमिका रहेगी। इस अध्याय में आप परिचय भारत के कुछ प्रारंभिक संस्थापक समाजशास्त्रियों ने करवाया जाएगा। इन विद्वानों ने इस विषय को आकार देने और इसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय संदर्भ की विशिष्टता ने कई प्रश्न खड़े किए। सर्वप्रथम, यदि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव आधुनिकता को समझने के प्रयास के रूप में हुआ, तो भारत जैसे देश में इसकी क्या भूमिका होगी। अर्थात हम प्राचीन जो परंपराएं हैं वहाँ से और हमारे आधुनिक समय अर्थात आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, तो उसके बीच में क्या परिवर्तन हुए उसको जानने के लिए समाजशास्त्र किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित होगा, उसकी भूमिका क्या रहेगी। भारत की आधुनिकता द्वारा लाए गए परिवर्तनों को महसूस कर रहा था, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर था, और वह था कि एक उपनिवेश के रूप में भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव और औपनिवेशिक पराधीनता का अनुभव दोनों आपस में घुले मिले थे। दूसरा, यदि मानव विज्ञान का उद्भव यूरोपियन समाज की आदिम संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता के संदर्भ में हुआ था, तो भारत में उसकी क्या भूमिका हो। अर्थात हम पाश्चात्य संस्कृति को अपने आप को जोड़ते हैं, तो उसका जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है, इसकी क्या भूमिका रहेगी। भारत स्वयं एक प्राचीन एवं विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें आदिम अर्थात आदिवासी समाज भी पाए जाते थे। भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो स्पष्ट है और बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें हम आदि मानव को भी देखते हैं। हम प्राचीन समय में आदि मानव को भी पढ़ते हैं। अंत में भारत जैसे संपन्न स्वतंत्र नवराष्ट्र जो नियोजित विकास तथा प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है, वहाँ समाजशास्त्र की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं ढूंढने थे, बल्कि उन्हें अपने लिए नए प्रश्नों को भी तलाशना था। भारतीय संदर्भ में यह सिर्फ करने के अनुभव से संभव था, जिससे समाजशास्त्रीय प्रश्नों को एक आकार मिला। ये पूर्व निर्मित रूप में उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि देखा जा सकता है। भारतीय समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी अधिकतर अचानक ही बन गए। उदाहरण के तौर पर भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी श्री एल के अनंत कृष्ण अय्यर, जो 1861 से 1937 के मध्य, इन्होंने क्या किया कि अपने व्यवसाय की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी। फिर स्कूली शिक्षक बने और उसके बाद
कोचीन रजवाड़े के महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, जो आज केरल राज्य का एक भाग है। सन 1902 में कोचीन के दीवान द्वारा इन्हें राज्य के नरजातीय सर्वेक्षण अर्थात एथनोग्राफिक सर्वे में मदद के लिए कहा गया। ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों तथा इलाकों में करवाना चाहती थी जो प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आ जाते। अनंत कृष्ण अय्यर ने इस कार्य को पूर्ण रूपेण एक स्वयंसेवी के रूप में लिया। महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में एर्नाकुलम स्थित महाराजा कॉलेज में पढ़ाते हुए इसके लिए उन्होंने सप्तांतों में नरजातीय विभाग के में अवैतनिक सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य किया। अर्थात ये क्या करते थे कि जो वीक में जो जैसे मान लो वीक में 1 या 2 दिन लास्ट में क्या करते थे कि बिना वेतन के ये कार्य करने लगे और उनके काम की अपनी समय के ब्रिटिश मानव विज्ञानी तथा प्रशासकों ने काफ़ी प्रशंसा की तथा बाद में उन्हें इसी प्रकार के सर्वेक्षण में सहायता करने के लिए मैसूर रजवाड़े में आमंत्रित किया गया। अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले शिक्षित मानव विज्ञानी थे जिन्हें एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति मिली। अर्थात इनकी जो पहचान है वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी होने लगी। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई, जहां उन्हें भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान की स्थापना करने में मदद की। सन 1917 से 1932 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में रहे। हालांकि मानव विज्ञान में उनके पास कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, अर्थात कोई उन्होंने उपाधि धारण नहीं की थी, परंतु उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के नरजातीय विभाग का अध्यक्ष चुना गया। यूरोपियन विश्वविद्यालयों में अपने भाषणों तथा भ्रमण के दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी गई, अर्थात उन्हें एक उपाधि प्रदान की गई डॉक्टरेट की, वो अपने भाषणों के लिए और उन्होंने जर्मनी का दौरा किया था उनके लिए। कोचीन रजवाड़े की तरफ से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया, अर्थात उन्होंने जो कार्य किए समाज के लिए उसके लिए उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि और राय बहादुर की उपाधि दी गई। कानूनविद शरत चंद्र राय 1871 से 1942 एक अन्य मानव विज्ञानी है जो भारत में इस वर्ग के अग्रणी थे तथा अकस्मात मानव विज्ञानी बने। कलकत्ता के रिपन कॉलेज से कानून की डिग्री लेने से पूर्व राय ने अंग्रेजी विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी, अर्थात ये ग्रेजुएशन भी थे और पोस्ट ग्रेजुएशन भी थे। कुछ दिनों में कानून की प्रैक्टिस करने के बाद सन 1898 में रांची जाकर ईसाई मिशनरी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय ने उनके भावी जीवन को बदल दिया, क्योंकि अगले 44 वर्षों तक वे रांची में रहे तथा छोटा नागपुर प्रदेश जो आज का झारखंड है में रहने वाले जनजातियों की संस्कृति तथा समाज के विशेषज्ञ बने। अर्थात जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उनके समाज और संस्कृति का इन्होंने अध्ययन किया। राय की मानव विज्ञान में रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने स्कूल का काम छोड़ दिया तथा रांची की अदालत में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। आगे चलकर उन्हें सरकारी दुभाषिए के रूप में अदालत में नियुक्त किया गया, अर्थात वो क्या करते थे भाषाओं का ट्रांसलेशन करते थे, इस रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। राय की रुचि जनजातीय समाज में बढ़ी जो वास्तव में उनकी नौकरी की आवश्यकताओं का प्रतिफल था, क्योंकि अदालत में वे जनजातियों की परंपरा तथा कानूनों को दुभाषित करते थे। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा उनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। ये सभी कार्य शौकिया आधार पर ही किया था, परंतु उनकी मेहनत तथा बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखने तथा समझने के कौशल ने शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्य तथा लेखन सामग्री तैयार की। अपने पूरे सेवा काल में राय के 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय तथा ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित हुए। इसके साथ ही इनके द्वारा ओराव, मुंडा तथा खारिया ये जनजातियां हैं
ये जनजातियाँ भी छोटा नागपुर के भटार के आसपास ही थी, तो इन जनजातियों पर भी उन्होंने अध्ययन किया और सर्वप्रसिद्ध लेखन कार्य भी प्रकाशित किए। शीघ्र राय भारत तथा ब्रिटेन में जाने माने मानव विज्ञानी के रूप में विख्यात हुए तथा छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बनी। 1922 में उन्होंने मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की, जो कि अपने समय तथा प्रकार का पहला जर्नल था तथा आज भी जिसका प्रकाशन भारत में होता है। अनंत कृष्ण अय्यर तथा शरद चंद्र राय दोनों सही मायनों में इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वान थे। 1900 के प्रारंभ में उन्होंने एक ऐसे विषय पर कार्य करना प्रारंभ किया जो भारत में न तो अभी तक विद्यमान था और न ही कोई ऐसी संस्था थी जो इसे किसी प्रकार का संरक्षण देती थी। दोनों अय्यर तथा राय का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में हुआ। इस अध्याय में आपका परिचय 4 भारतीय समाजशास्त्री से करवाया जाएगा जिन्होंने अय्यर तथा राय के एक पीढ़ी के बाद जन्म लिया। ये सभी औपनिवेशिक भारत में जन्मे, परंतु इनका जो कार्य है वो स्वतंत्र भारत में चलता रहा तथा इन्होंने पहली औपनिवेशिक संस्थाओं की रूपरेखा बनाई, जिस पर आगे चलकर भारतीय समाजशास्त्र जैसी औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की गई। जी.एस. घुर्रे तथा डी.पी. मुखर्जी का जन्म 1890 के दशक में हुआ, जबकि एस.आर. देसाई तथा एम. श्रीनिवासन का जन्म इसके लगभग 15 वर्ष बाद अर्थात 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। हालांकि ये सब बहुत गहराई से समाजशास्त्र की पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित थे, अर्थात ये जो प्रभावित हुए, ये जो पश्चिमी संस्कृति थी उससे प्रभावित थे। ये उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम थे जो कुछ अग्रणी विद्वानों द्वारा पूछे जा सकते थे कि वे विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र किस प्रकार का आकार लेगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो आगे का है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।